न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मार्च नहीं इंक़िलाब आएगा, बयानात में तजादात, हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद और शाहीनों ने कमर कस ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जुमे को हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा, हम कुर्सी की जंग नहीं कर रहे, ये जिहाद है। सारे पाकिस्तान से काफले इस्लामाबाद जाएंगे और हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि दिल कह रहा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक होगी। वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते कहा कि राना सनाउल्लाह तुम तैयार रहो, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी हासिल करने आ रहे हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के गुलामों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। मैं वो हूँ जो उनको मानूंगा जो मेरे साथ निकल के परसों से जुमे से जो मैं शुरू होऊंगा, ये एक मुल्क की आजादी, हकीकी आजादी की जिहाद के लिए निकलूंगा। ये ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। ये अपने मुल्क को इस वक्त जो ये चोरों का कब्जा ग्रुप है, बैरूनी साजिश के तहत जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये अमेरिका के नौकर, हमारा मुकाबला इन चोरों को शिकस्त देना और इस मुल्क को एक हकीकी आजादी दिलवाना जो बदकिस्मती से इसको मिल नहीं सकी। जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान से काफले आएंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। मेरा ये दिल कह रहा है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। हम किसी अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। तुमने कौम को डराने की कोशिश की, आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरज़म है। इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है और जब से वो आया है वो मीडिया के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मीडिया हाउसेस को डरा रहा है, हमारे कारकुनों को, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा रहा है। ये बेशरम आदमी ये हमारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है और इंशाअल्लाह ये सुन लो और से, ये तुम्हें मैं एक दिन इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा तुम्हें। आजम सवाती को तुमने जो तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसके बच्चों के सामने उसके ऊपर जो तशद्दुद किया, उसके पोते और पोतियों के सामने, हम वो लोग जिन्होंने ये किया था इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। नौजवानों ये सुन लो मेरी बात, ये जंग अब आपके मुस्तकबिल के लिए है। आप निकलेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लाखों लोग कुर्बान हुए जब पाकिस्तान बना था, लेकिन वो सारी कुर्बानियां जाया जाएंगी अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रह गया। जो तब मेरे साथ खड़ा रहेगा आखिर तक, उसको मैं सलाम पेश करूंगा। कि मैं चाहता हूं सब जितने मेरे पुराने और नए कारकुन सब इकट्ठे हों। आप मार्च नहीं इंक़िलाब इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है। बुकला से खिताब में इमरान खान ने कहा हमें डराने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान इस मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां एक तरफ बुराई और दूसरी तरफ जद्दोजहद है। सियालकोट में बुकला से खिताब में इमरान खान ने कहा इन चोरों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये जो निकल रहा हूँ ये मार्च नहीं है, ये इंकलाब है। मैं इस मुल्क को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन चोरों को हमारे ऊपर। आपके ऊपर जिम्मेदारी है और मैं इसलिए अपने सारे वकला हर जगह जा रहा हूँ, अपने वकला को तैयार कर रहा हूँ कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारा मुल्क आज उधर खड़ा है, दो राहों में खड़ा हो गया। एक तरफ तबाही है और एक तरफ जद्दोजहद। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे और ये जो इन्होंने जुल्म किया, पाकिस्तान से चोरों को पहले ऊपर उठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है। चाहे मूडी देखो, चाहे फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर है आगे
तबाही नजर आ रही है। इन चोरों को ऊपर बैठाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ एक काम किया कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के जो केसेस थे वो दिन ब दिन अपने खत्म करते जा रहे हैं। अगर ये मुल्क के ऊपर बैठ गए और हम ये समझेंगे कि हम जनाब अपने यहाँ काम करते रहेंगे और मुल्क बच जाएगा, हम पाकिस्तान के नारे मारते रहे, कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का। उधर जो लंदन में बैठा मफरूर और कन्विक्टेड मुजरिम वो फैसले कर रहे हैं मुल्क के। आए थे अपनी चोरी खत्म करने के लिए। मेरे ऊपर 3.5 साल एक बस मेरे ऊपर ब्लैकमेल हो रहा था कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं, और मेरी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ दे। मैंने कहा मैं जो भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। हमारे ऊपर हर दूसरे दिन में केस हो जाता है, मेरे ऊपर पता नहीं कितने FIR काट दिए, कभी वो अरेस्ट करने आ जाते हैं डराने के लिए, जो मर्जी कर रही है। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नजर में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता। एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। सबसे बड़ा डाकू मुल्क का वजीर आजम बन गया। सिस्टम ऐसा है कि यहाँ सजा सिर्फ छोटे चोरों को होती है, बड़े डाकू बच जाते हैं। इमरान खान का सियालकोट के कॉलेज में तलबा से खिताब, कहा इंसाफ का सिस्टम ना होने की वजह से ही पाकिस्तान पीछे रह गया। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान हक और सच के साथ खड़ा होता है, जानवर सिर्फ अपनी सोचता है। इंसान की खुसूसियत यह है कि वो माशरे के लिए खड़ा होता है। जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले को अल्लाह ताला शहादत का रुतबा देता है, जो कि सबसे बड़ा रुतबा है। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया कि इंसान, इंसानी माशरा, जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? इंसाफ। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, ताकतवर का कानून चलता है, जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। इंसाफ इंसानी माशरे में होता है जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? हमारे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है, और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। आज आप सब पाकिस्तान के जो नौजवान जिनका फ्यूचर, उनका फ्यूचर आज खतरे में है, ये चोरों को ऊपर बैठा के आप सब ने इस जुल्म के सामने, इस नाइंसाफी के सामने, जुराइम पेशा लोगों के सामने आपने सब अपनी आवाज बुलंद करनी है। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको शिकस्त देंगे और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। दोनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल किया। अरशद शरीफ कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात लॉन्ग मार्च के मामले पर हुई खुल के बाद मुलाकात में लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में एहसास राशन प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ देने के प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को अरशद शरीफ केस से मुताल्लिक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मौजूदा वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। आवाम का जोश बता रहा है कि लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम करेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं, लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं से खिताब में बेबाक तबसरा, कहा कि लॉन्ग मार्च बड़ा सोच समझ कर प्लान किया है, मेरे जहन में इसके सारे मकासद हैं।
ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حمایت کے باوجود ان کو الیکشن میں شکست دی اور اب یہی الیکشن ان کے لیے موت بن گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس کبھی نہیں آیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مجھے نون لیگ میں کوئی ایماندار آدمی نظر نہیں آ رہا، ہم مسلسل عدالتی پیشیاں بھگت رہے ہیں، یہ سارے ڈاکو کسی نہ کسی 2 نمبر کام پر لگے ہوئے ہیں، حکومت میں کوئی عہدہ مل ہی نہیں سکتا جب تک کوئی جرم نہ کیا ہو۔ کوئی عام ہماری یہ پروٹیسٹ موومنٹ نہیں چل رہی، یہ اس سے بہت اوپر کا ایک فیصلہ ہے۔ یہ میں نے کوئی 1 دن میں 2 دن میں نہیں سوچا، یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیا۔ یہ اب الیکشن نہیں کروائیں گے، ان کے لیے اب الیکشن موت آ گئی۔ ہم نے الیکشن بھی لڑی ہیں، بائی الیکشن گورنمنٹ کی پوری مشینری کے خلاف، الیکشن کمیشن کی پوری شرکت کے باوجود دوسری سائڈ پہ، اس کے باوجود ہم الیکشن بھی جیتے ہیں، کیونکہ معیشت تو ان سے سمجھان جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے کوئی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ یا مجھے نہ نظر آ رہا ہو، شاید وہ ان میں کوئی ایماندار آدمی مجھے تو نہیں پتا بھی تھا، کیونکہ اگر وہ ایماندار ہے بھی جو مجرم کی مدد کرتا ہے وہ بھی کمپلیکس قانون کے اندر ہے، تو وہ آرام سے دندراتے پھر رہے ہیں اور ہم سارا وقت عدالتوں میں جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ نون لیگ آپ بڑا عہدہ مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ نے کوئی کرائم نہ کی ہو۔ راہ حق کے مسافر کو پوری قوم کا سلام۔ نڈر، بے باک اور کھرے شہید صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے شاہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ تدفین H11 قبرستان میں ہوگی۔ بول نیوز کے سینئر اینکر کا جسد خاکی نیروبی سے بذریعہ غیر ملکی پرواز اسلام آباد لایا گیا۔ شہید کے اہل خانہ فواد چودھری، مراد سعید، دیگر PTI رہنما اور عواموں کی بڑی تعداد نے ارشد شریف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایمبولنس پر گلپاشی بھی کی گئی۔ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم، اینکر پرسن امیر عباس سمیت بول نیوز کی ٹیم لمحہ بلمحہ ناظرین کو آگاہ کرتی رہی۔ وہ سر جو ظلم کے خلاف اٹھا اور کبھی نہ جھکا، سچ کی راہ کے مسافر ارشد شریف شہید کا جسد خاکی رات اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ میت نیروبی سے بذریعہ غیر ملکی پرواز دوحہ سے اسلام آباد لائی گئی۔ شہید کی میت ایئرپورٹ پر اہل خانہ نے وصول کی۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بزرگ اور نوجوان ایمبولنس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ کوئی بھی اس ملک میں کسی بھی انصاف کی امید نہیں رکھ سکتا۔ اس ملک میں کوئی بھی اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے صرف ترس سکتا ہے۔ ان کو مار کے ڈر بڑھا نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ڈر بھی دلوں سے نکال دیا۔ کتنی عظیم موت پائی انہوں نے، بے شک ہم سب کو دکھ ہے، ان کی اس عظیم موت نے ہمیں جگایا ہے۔ فواد چودھری، مراد سعید، دیگر PTI رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے ایئرپورٹ پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم، امیر عباس سمیت بول نیوز کی ٹیم بھی ایئرپورٹ پر موجود رہی۔ ایئرپورٹ سے شہید کی میت قائد اعظم انٹرنیشنل اسپتال منتقل کی گئی۔ اسپتال کے باہر بھی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ لوگوں نے ایمبولنس پر گلپاشی کر کے اپنے محبوب صحافی سے عقیدت کا والہانہ اظہار کیا۔ شہید ارشد شریف کی نماز جنازہ کل فیصل مسجد اسلام آباد میں دوپہر 2 بجے ادا کی جائے گی۔ انہیں وفاقی دارالحکومت کے H11 قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ارشد شریف شہید کی والدہ نے اپیل کی ہے کہ لوگ ان کے بیٹے کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگ پہلے ان کے گھر آئیں اور پھر فیصل مسجد میں نماز جنازہ پڑھیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ بیٹی کا جنازہ اچھا اور میت پھولوں سے لدی ہوئی نکلے۔ بات کر رہی ہوں، کل 2 بجے فیصل موس میں اس کا نماز جنازہ ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے یا میرے گھر میں پہلے آئے اور پھر نماز جنازہ کے لیے آپ فیصل موس جائیں، اور
بہت اچھا سا میرے بیٹے کا آپ لوگ جنازہ کیجیے، پھولوں سے لدا ہوا بھرا ہوا جنازہ کرے. میرا اتنی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھی آخری سفر ہو. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے ممبران کینیا روانہ ہو گئے ہیں. ڈائریکٹر FIA اطہر وحید، ڈپٹی ڈائریکٹر IB عمر شاہد کینیا گئے ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی ممبران کی معاونت کرے گی. حکومت نے 3 دن پہلے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی تھی. بعد میں ترمیم کر کے کمیٹی سے ISI کے افسر کا نام نکال دیا گیا تھا. کمیٹی کے اب صرف 2 ارکان ہیں جو تحقیقات کے لیے کینیا روانہ ہوئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے ممبران کینیا روانہ ہو گئے ہیں. ڈائریکٹر FIA اطہر وحید اور ڈپٹی ڈائریکٹر IB عمر شاہد کینیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اور کمیٹی میں ترمیم کے بعد ISI کے افسر کا نام نکال دیا گیا تھا. کمیٹی کے اب صرف 2 ارکان ہیں جو تحقیقات کے لیے کینیا روانہ ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.